Hello everybody. Today we will discuss on impacts of economic reforms. बेसिकली हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को इसलिए अडॉप्ट किया था क्योंकि इकोनॉमी में एक तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की कमी हो गई थी और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है वो बहुत लॉस में चल रहे थे, महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो इसलिए हमको रिफॉर्म्स को अपनाना पड़ा था। तो जब हम इम्पैक्ट्स देखते हैं तो इसमें कुछ गुड इम्पैक्ट्स भी हुए हैं, उनको हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसका रीज़न ये है क्योंकि इंडियन रुपी जब डिवैल्यूएट की गई तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। इसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हुआ। इसके कारण फॉरेन करेंसी का जो रिज़र्व्स होता है वो हमारे यहाँ बढ़ गया, जो कि हमारे इकोनॉमी के लिए एक प्लस पॉइंट हो गया। दूसरा जो बेनिफिट हमारा हुआ वो ये हुआ कि हमारे जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उस और सर्विस सेक्टर जो है, ख़ास करके जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, ये बहुत ही फास्ट रेट से ग्रो करने लगा। इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री फास्ट रेट से ग्रो करने लगा। जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो भी बहुत फास्ट ग्रो करने लगा। तो इस कारण से क्या हुआ कि हमारा जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छा हो गया, वो 7% के करीब पहुंच गया, जबकि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज ओनली अराउंड 2%। तो इस प्रकार से देखा जा रहा है कि जो एनुअल ग्रोथ रेट जो है हमारा वो बढ़ गया, जो कि जो ग्रोथ का जो पर्पस होता है हमारा, वो पर्पस हमारा धीरे धीरे क्या हुआ, फुलफ़िल होने लगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमें फ़ायदा हुआ वो ये हुआ कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया की इमेज धीरे धीरे अच्छी होने लगी। इंडिया का जो काउंटिंग होने लगा वो टॉप 10 इंडस्ट्रियल कंट्रीज़ में होने लगा। तो ये भी एक प्रकार के देखा जा सकता है कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है उसका एक अच्छा फ़ायदा हमें देखने को मिला। इसके अलावा हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, क्योंकि पहले क्या था, इसमें रेस्ट्रिक्शंस था, अब वो रेस्ट्रिक्शन हट गए। इसके कारण क्या हुआ, और दूसरा फिर फॉरेन इन्वेस्टर्स को काफ़ी प्रकार की फैसिलिटीज़ दी गई, उन्हें टैक्स रिबेट दिए गए, उन्हें इनवाइट किया गया। इसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ जो कैपिटल की कमी थी, जिसके कारण प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में कमी आती थी, अब चूँकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिला, इसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ कैपिटल की कमी जो थी वो धीरे धीरे कम होने लगी और हमारी इकोनॉमी बूस्ट होने लगी। और इसके साथ साथ ये भी देखा जा रहा था कि जो हमारा जो सर्विस सेक्टर जो है उसमें एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिला, खासकर जो बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो है, कॉल सेंटर्स है, उसमें आउटसोर्सिंग के कारण हमारे लोगों को काफ़ी हद तक एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। साथ ही साथ हमारे यहाँ फॉरेन कंट्रीज़ से एडवांस टेक्नोलॉजी भी आने लगी। जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जाने लगा तो साथ साथ उन कंट्रीज़ की एडवांस टेक्नोलॉजी भी हमारे देश में आने लगी, जो हमारे देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फ़ायदेमंद होने लगा। लेकिन कहते हैं कि सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है, तो उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हुए, जिसको हम डीमेरिट्स कहते हैं। तो डीमेरिट्स क्या क्या हैं? सबसे पहला ये हुआ कि हमारा इकोनॉमी का जो सबसे कोर सेक्टर है वो है एग्रीकल्चर, तो इसको नेगलेक्ट किया गया। एक तो फर्टिलाइज़र्स की सब्सिडी को गवर्नमेंट ने कम कर दिया, फिर कुछ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट भी होने लगा। इसके कारण क्या हुआ कि हमारे जो छोटे किसान हैं वो ठीक से कॉम्पीट नहीं कर पाए और उनकी दशा धीरे धीरे ख़राब होने लगी। और गवर्नमेंट ने मेन फोकस फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे किया, इंडस्ट्रियल सेक्टर्स पे किया, और रूरल इकोनॉमी और एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस कारण क्या हुआ कि वैसे भी हमारी भारतीय किसानों की, जो छोटे किसान हैं खासकर, उनकी दशा अच्छी नहीं थी, तो वो उनकी दशा धीरे धीरे और ख़राब होने लगी और वो मार्केट के कॉम्पिटिशन में उन्हें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा, क्योंकि अब उनका कॉम्पिटिशन इंटरनेशनल लेवल के बड़े बड़े कंपनियों से होने लगा, जो कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में उतर के आई थी। दूसरा जो नुकसान हुआ वो है दैट इज़ कॉल्ड द जॉबलेस ग्रोथ। यानी इसमें क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो रहा है, तो बेसिकली हमारा एजम्पशन होता है कि ग्रोथ के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होती है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा हुआ। यहाँ पे क्या हुआ कि कॉम्पिटिशन बढ़ने के कारण जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज़ है उनका मेन फोकस हो गया कि कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। तो मिनिमाइज़ करने का तरीका उन्होंने ये निकाला कि लेबर सेविंग टेक्निक को उन्होंने अपनाना स्टार्ट किया। अब इंडिया में चूँकि मास पॉपुलेशन है, जब लेबर सेविंग टेक्निक अपनाया गया तो कई लोग अनएम्प्लॉयड हो गए।
इसके अलावा 10th क्लास में आपने जो चैप्टर पढ़ा है ग्लोबलाइजेशन का, उसमें आपने कई एग्जांपल्स भी उसमें दिए, आप चाहे तो एक बार और देखिएगा। उसमें कई लोग जो पहले ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे, फॉर्मल सेक्टर में काम करते थे, बाद में वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ गए। तो इस प्रकार से क्या हुई कि उनकी अर्निंग्स में कमी आई। जैसे कि जो अहमदाबाद में कपड़ों की मिल में काम करने वाले लोग थे, पहले वो डायरेक्ट सैलरी पे काम करते थे, बाद में उनसे क्या किया, डेली वेजेस पे काम कराने लगा। तो उसके कारण क्या हुआ कि ये जो लेबर क्लास के जो लोग थे, जो क्राफ्ट्समैन क्लास के लोग थे, इनके इनकम में कमी आई और ये प्रायः कुछ दिन या कुछ महीने इन्हें बेरोजगार भी रहना पड़ता था। तो इस प्रकार से ये देखा गया कि जो एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है उसने बैडली अफेक्ट किया। केवल एम्प्लॉयमेंट कहाँ पे ज़्यादा जनरेट हुआ, जो सर्विस सेक्टर है, खास कर पे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, फाइनेंशियल सेक्टर है, वहाँ पे थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, जो कि ऐसे लोगों को मिला जो कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा वर्ग था। लेकिन जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जो क्राफ्ट्समैन क्लास के लोग हैं, अनस्किल्ड लेबर क्लास के लोग हैं, उनके लिए बहुत प्रकार की प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी और इस सेक्टर में जो जॉब है उसमें कमी आने लगी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि फॉर्मल सेक्टर के बजाय इनफॉर्मल सेक्टर में जॉब ज़्यादा बढ़ने लगा। एंड दैट्स प्रॉब्लम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द प्रॉब्लम ऑफ इनफॉर्मलाइजेशन, जिसके बारे में जो एम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि कई प्रकार की समस्याओं का सामना हमें करना पड़ा। दूसरा समस्या ये हुआ कि चूँकि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी से जुड़ गई, तो जब वर्ल्ड इकोनॉमी में खासकर जो यूएस इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस होते हैं, उसका इम्पैक्ट हमारी इंडियन इकोनॉमी में होता है। जैसे मान लीजिए कि यूएसए में यदि जॉब की कमी हो जाती है या कंपनीज़ बैंकरप्ट हो जाती है, तब वो क्या करते हैं कि हमारे इंडिया में के स्टॉक मार्केट में जो उन्होंने पैसा लगाया हुआ है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के रूप में, वो पैसा वो निकालना शुरू कर देते हैं। और इस कारण एकदम से क्या होता है, इंडिया से जो फॉरेन एक्सचेंज का जो आउटफ्लो शुरू हो जाता है अचानक से, वो हमारी इकोनॉमी को झटका दे जाती है। ऐसा झटका 2008 में देखा गया था। तो इस प्रकार का जो शॉक्स होते हैं वो हमें झेलने होते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि हम दूसरों से अलग थे तो हम पे ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता था। लेकिन अब जब भी अदर कंट्रीज़ में, यूएस में या साउथ कोरिया में यदि कुछ बैड इम्फेक्ट्स होते हैं, तो चूँकि हमारी इकोनॉमी उनसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू जुड़ी रहती है, इसलिए हमें भी उन ख़राब इम्पैक्ट्स का कुछ हिस्सा हमारे पास भी आ जाता है और हमें वो फेस करनी पड़ती है। तो बेसिकली हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसको नेगलेक्ट किया गया, उसको बढ़ावा नहीं दिया गया। ये हमारे लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, हालांकि थोड़ा बहुत ग्रोथ हुआ इनका, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम यह है, चूँकि वो 1990 तक उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिला हुआ था, तो एकदम से वो कॉम्पीट नहीं कर पाए। इस कारण भी क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे चाइनीज़ चीज़ों का ज़्यादा चलन बढ़ गया, खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है एज़ वेल एज़ द टॉयज़ है, वो पूरा सेक्टर क्या है, धीरे धीरे चाइना के सस्ते प्रोडक्ट्स के कारण क्या हुआ कि उनका डोमिनेंस हो गया। यहाँ पे हमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। हमें अपने ही डोमेस्टिक जो प्रोड्यूसर्स हैं, उन्हें ही कोई रास्ता निकालना होगा जिससे वो लो कॉस्ट पे इन चीज़ों को प्रोड्यूस कर सके और चाइनीज़ गुड्स के साथ वो कॉम्पीट कर सके। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।